नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में विश्व कंपटीशन क्लासेस। तो कल हमने भूगोल का पहला सामान्य जानकारी देखी थी, पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें हमने सामान्य जानकारी में देखा कि ग्रह कितने होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है, क्षुद्र ग्रह और स्टेरॉइड वगैरह ये सब क्या होते हैं, ये सारी जानकारी हमने देखी। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ अगले चैप्टर के विषय में। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए उसमें भी मैंने संक्षेप में हालांकि बता दिया था पृथ्वी गति, इसमें थोड़ी डिटेल में देखेंगे हम, जो कि क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए। तो पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, पहली घूर्णन रोटेशन, और ये इसको ही हम दैनिक गति कह देते हैं, जो 24 घंटे में एक बार लगा लेता है चक्कर। और परिक्रमण गति या वार्षिक गति, जो एक साल में एक बार लगाता है। जो घूर्णन गति है वो अपने अक्ष पर लगाता है, और परिक्रमण है वो सूर्य के सापेक्ष सूर्य की परिक्रमा करते हुए लगाता है। दो गतियां करता है पृथ्वी हमारी। ठीक है, चलिए घूर्णन गति देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन व रात होते हैं। इसे दैनिक गति भी कहा जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे में एक दिन में मतलब एक बार लगाती है, तो इसको दैनिक गति बोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए। नक्षत्र दिवस, सिड्रल डेज, ये क्या है? किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे 56 मिनट की अवधि का होता है। ठीक, तो ये नक्षत्र दिवस हो गया हमारा। अब सौर दिवस क्या है? सोलर डे, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस होता है। इसकी अवधि 24 घंटे की होती है। ठीक, पृथ्वी की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है, इसलिए पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति के लिए सूर्य, चंद्रमा और तारों का आभासी प्रवासन की दिशा सूर्य से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की जो दिशा होती है घूर्णन घूमने की, वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, और उसमें हम लोग खड़े हैं तो इसलिए हमको उसकी उल्टी दिशा महसूस होती है। इसमें पश्चिम से पूर्व जबकि चलती है, रियलिटी में हमको महसूस क्या होती है? पूर्व से पश्चिम, उल्टा एकदम। ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति को किलोमीटर प्रति घंटे में देशांतर को 24 से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, जितनी भी हमको ज्ञात करना हो, उससे किलोमीटर घंटे में देशांतर को जो है 24 से भाग दे देंगे तो प्राप्त हो जाएगा वो। विषुवत रेखा पर घूर्णन गति, जो इक्वेटर होती है हमारी भूमध्य रेखा, उस पर घूर्णन गति लगभग 1667 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, और यह ध्रुवों की तरफ घटते घटते शून्य पर पहुंच जाती है। ठीक है, क्योंकि ध्रुव अगर होगा तो ध्रुव, जैसे बॉल ले लीजिए, बॉल को आप घुमाइए एक ही दोनों तरफ से पकड़ के, तो बॉल का एक जो ऊपर वाला ध्रुव होगा, नीचे वाला ध्रुव, वो एकदम स्टेबलिश होगा, वो नहीं हिलेगा। उसकी गति बहुत ही नगण्य के बराबर होगी। लेकिन वहीं आप उसके बीच पे जाइए, इक्वेटर पे, तो उसकी गति अधिकतम होगी सबसे। ठीक है, चलिए आगे। पृथ्वी पर रहने वाले लोग इस घूर्णन से अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि एक स्थिर गति है, और पृथ्वी के साथ ही वायुमंडल भी घूर्णन करता है। पृथ्वी प्लस ये जितने भी अपने स्पेयर हो गई, परतें वगैरह हो गई, ये सारा पूरा वायुमंडल मिला के भी गति हमारा करता है। ठीक है, चलिए एक सेकंड। हम्म पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर वायु एवं जल राशियां अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं। इस प्रभाव को एक घूर्णन तस्तरी के प्रयोग द्वारा देखा जा सकता है। अगला पॉइंट, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न अपकेंद्रीय बल, जो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक लगभग 1/290 गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, उसके कारण ही पृथ्वी पर लध्वच्छ गोलाम आकृति में प्रतीत होती है। इसका ये मतलब है मोटा मोटा कि जो इसकी अपकेंद्रीय केंद्र पे जो घूर्णन गति होती है, उसके कारण ही पृथ्वी का जो लध्वच्छ है गोलाव आकृति में, गोल आकृति का प्रतीत होता है, क्योंकि वो घूमती रहती है घूर्णन गति। अब आप किसी भी बॉल या किसी भी स्क्वायर को आप उसके ध्रुव पर पकड़ के उसको घुमाइए तो गोल महसूस होती है। तो उसी वजह से इसका ये मतलब है कि ये गोल महसूस होती है। ठीक है, घूर्णन गति की वजह से। क्वेश्चन अगर आएगा कि पृथ्वी में एकदम गोल किसकी गति की वजह से महसूस होती है, तो वो है हमारा घूर्णन गति। अब आगे बात करते हैं परिक्रमण गति।
तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन, 6 घंटे, 48 मिनट और 4.091 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। तो इसका क्या है कि जो 365 दिन प्लस 6 घंटे प्लस 48 मिनट प्लस 4.091 सेकेंड में ये एक चक्कर अपना पूरा करती है। तो इसीलिए ये जो हमारा एक्स्ट्रा दिन हो गया 6 घंटे 48 मिनट और ये 4 सेकेंड, ये 4 साल बाद हमारा जो लीप ईयर आता है वो इन्हीं का ऐड हो जाता है पिछले 4 ईयर का। ठीक है, तो वो बना के वो पूरा एक दिन हमारा काउंट कर देता है, तभी हमारी फरवरी 29 की हो जाती है। ठीक है, तो लीप ईयर में ही हमारी फरवरी 29 दिन की होती है, ये इंक्लूड होता चला जाता है। ठीक है, 4 बार, सॉरी 3 बार हो जाता है, तो चौथे बार सीधे काउंट हो जाता है। जैसे लीप ईयर के लिए मान लीजिए आप 4 से भाग करता है, तो जैसे कि ये 20 था हमारा 2020, तो वो लीप ईयर हमारा था। ठीक, अब 2020 के बाद अब हमारा 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, अब 24 होगा। तो ये 21, 22 और 23 इनका पूरा अकाउंट मिला के ये हमारा एक दिन कंप्लीट कर देगा। तो फिर 24 में हमारी फरवरी 29 की हो जाएगी, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगी। चलिए अपसौर की बात करते हैं। अपसौर पेरिहीलियन, ये क्या है? 3 जनवरी को पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक पास होती है तो इस घटना को अपसौर कहते हैं। ये लगभग जो पास हो जाती है इसकी दूरी कितनी होती है? तो 14.73 करोड़ किलोमीटर होती है। तो इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि अपसौर की घटना, सॉरी उपसौर की घटना किस दिन होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। ठीक है, अपसौर अपहीलियन 4 जुलाई को पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर, मैक्सिमम दूरी पर होता है तो इसे अपसौर की घटना कहा जाता है। तो मैक्सिमम दूरी में इसकी दूरी कितनी हो जाती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। तो ये भी उसी तरह क्वेश्चन आएगा कि अपसौर की घटना किस दिन को होती है, किस डेट को होती है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर 4 जुलाई को। इसकी दूरी भी पूछ सकता है कि उस समय अधिकतम दूरी कितनी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच, तो वह 15.2 करोड़। ठीक है, चलिए आगे। अक्षांश लैटिट्यूड, किसी ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। कैसे? जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया, तो ये पश्चिम से, सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, इनको इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक, और ये बीच वाली हमारी हो जाती है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ठीक है, चलिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। जो इक्वेटर होती है विषुवत रेखा, वो 0 डिग्री अक्षांश को हमारा प्रदर्शित करता है। ठीक, पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में ये सबसे बड़ा होता है। ये जैसे है, यहाँ पे है, ये मान के चलिए ये हमारी इतनी ये त्रिज्या हो जाती है, ये पूरी हमारी हो जाएगी व्यास। तो ये व्यास ही सबसे बड़ा होता है और यही है, तो सबसे बड़ी दूरी यही होती है इक्वेटर की। ठीक है, चलिए। तो अक्षांश वृत्तों में ये सबसे बड़ा होता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180, 90 डिग्री उत्तरी और 90 दक्षिणी होके 180 बनाती है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसे जोन कहा जाता है। अक्षांशों के बीच की दूरी आप समझ गए? नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर हो गई, तो ये जो इनके बीच की दूरी होती है, जितनी होती है कि एक उसमें दो अक्षांश जैसे हो जाते हैं, एक से 0 से 1 बढ़ा, तो 0 से 1 के बीच की दूरी, जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको अच्छे से, ये हो गई हमारी 0, ये हो गई 0। अब यहाँ से जब ये हमारी थोड़ी अक्षांश से एक रेखा और आएगी ऊपर, वो 1 डिग्री की, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी, इन दोनों के, ठीक है, उसकी दूरी कितनी होती है? उसकी होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। ठीक है, ये है इसका मतलब था। चलिए, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में, मतलब ऊपरी साइड पे गोले के, पृथ्वी के ऊपरी तरफ, यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खींची गई होती है। 23.5 डिग्री। कहाँ पे? देखिए बताता हूँ आपको। जी हमारा ग्लोब हो गया, तो और ये हमारा हो गया क्या, इसको हम बोलेंगे विषुवत रेखा, इक्वेटर। तो यहाँ के आसपास होती है ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ये हमारी हो जाती है
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक। और मकर रेखा की बात करें तो ये उत्तरी पोल पे हो गया, ये हमारा ये उत्तरी पे हो गया। अब यही अगर हम दक्षिणी पे पूछ लेंगे, एक सेकेंड, जी हमारा कर्क हो गया था। अब यही हम अगर दक्षिणी पे पूछ लेंगे 23.5 डिग्री पे, तो वो हो जाएगी हमारी मकर रेखा, ठीक। ये नीचे वाली ये हमारी मकर रेखा हो जाएगी। ये लिखा है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यह रेखा दक्षिणी गोलार्ध में नीचे हिस्से में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर खिंची होती है, ठीक है। तो अगर उत्तरी अक्षांश पे चले जाएंगे 23.5 डिग्री तो वो कर्क रेखा हो जाएगी हमारी, और जो नीचे चले जाएंगे दक्षिणी अक्षांश पे तो वो मकर रेखा हमारी हो जाएगी। चलिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर, यह रेखा पृथ्वी को उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में 2 बराबर भागों में बांटती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो ऊपर वाला हो गया, ये इस वाले में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में नीचे वाले हिस्से में, अब नीचे वाले हिस्से में ये 22 दिसंबर को होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है, तो वो 21 जून को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन वो 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन वो 22 दिसंबर को और सबसे छोटा दिन 21 जून को, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विषुवत रेखा पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं, क्योंकि इसका प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। ये क्योंकि बीच से होता है ना, इस वजह से ये दिन रात को हमेशा बराबर भागों में बांट देता है। चलिए, और ये कुछ इंपॉर्टेंट देखे ले रहे हैं हम। मानचित्र पर अंकित जो रेखाएं होती हैं, आइसोबार, ये क्या करती हैं, तो समदाब की स्थिति को दर्शाने वाली रेखाएं जो होती हैं उन्हें आइसोबार कहते हैं। आइसोबात, समुद्र तल से समान गहराई दर्शाने वाली रेखाओं को आइसोबात कहते हैं। ये सीधे वन लाइनर है, सीधे क्वेश्चन में आ सकता है कि समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए इस पे मानचित्र पे किस रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, तो उसको फिर हम कह देंगे आइसोथर्म। ये सारे पॉइंट याद रखने लायक है, आप लिख लीजिएगा कहीं। चलिए आगे देखते हैं, एक सेकेंड। चलिए, तो हमारा कहाँ हो गया, समुद्र तल से समान गहराई दर्शाने वाली रेखाओं को आइसोबात कहते हैं। एक सेकेंड, ये कलर अच्छा नहीं है, दूसरा हम देखते हैं। ये अब आता है आइसोथर्म, सॉरी आइसोटेक। ये क्या करता है, पवन की समान गति दर्शाने वाली रेखाओं को आइसोटेक कहते हैं। आइसोथर्म, समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखाओं कहते हैं। आइसोहाइट, ये कहते हैं वर्षा के समान स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को। और समान खारेपन की मात्रा दर्शाने वाली रेखाएं कहलाती हैं आइसोहेलोन्स। समान ऊंचाई के समान स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोहिप्स। बर्फ के समान स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोनिफ। और सतह पर समान स्थानों पर मिलाने वाली रेखाओं कहते हैं आइसोस्टेसी। तो ये वन लाइनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा आप और लिख भी लीजिएगा। चलिए, देशांतर, लॉन्गिट्यूड, ये क्या होती हैं, तो देशांतर ये जो हमारी इक्वेटर हो गई और ये जो लंबी लंबी होती हैं इनको हम अक्षांश कह देते हैं। और देशांतर किनको कहते हैं, तो देशांतर ये जो ये होती है खड़ी खड़ी, जी हमारी देशांतर होते हैं, ठीक है। चलिए, देशांतर किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री या ग्रीनविच के पूर्व व पश्चिम में होती है, देशांतर कहलाती हैं। एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी
111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, और एक देशांतर के बीच में 4 मिनट का समय का अंतर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे ये हमारी हो गई ग्लोब, अब ग्लोब में ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा। तो अब देखिए ये हमारी हो गई देशांतर रेखा। तो ये 0 डिग्री हो गई। अब ये एक से बढ़ना शुरू होती है, 1 2 3 4, इस तरह बढ़ती मतलब चली जाती हैं। तो प्रत्येक दो के बीच में जो दूरी होती है, अक्षांश में फिक्स 111 किलोमीटर थी, लेकिन देशांतर में 111.32 इतनी किलोमीटर हो जाती है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। और एक देशांतर के बीच 4 मिनट का समय का अंतर होता है। चलिए आगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जान लेते हैं। इंटरनेशनल डेटलाइन 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुए एक समझौते के अनुसार 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह रेखा अटलांटिक महासागर के उत्तर से दक्षिण तक फैली है। यह रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व और पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है, अतः इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। ये मैंने कल पॉइंट बताया था, वही चीज़ है इन्होंने बताया, ठीक है। चलिए ग्रीनविच एक से हाँ ग्रीनविच मीन टाइम, तो इसमें क्या है, दो देशों के समय की तुलना के लिए ग्रीनविच समय मतलब 0 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में अपनाया जाता है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन माना गया है। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया। कुल कितने? 24 समय जोन है। सभी देशों का कम से कम एक मानक समय जरूर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है, और ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन है। भारत में और चाइना में एक ही समय जोन है। और सबसे ज़्यादा समय जोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा है हमारा फ्रांस में, सबसे ज़्यादा कितने? 12 समय जोन है। और भारत और चाइना में एक है, ठीक है। चलिए भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य जीएमटी से 5.5 घंटा लगभग आगे है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। कटिबंध, कटिबंध क्या है? पृथ्वी पर जलवायु पट्टियों या कटिबंधों का निर्माण अक्षांशों के आधार पर किया गया है, और इसकी स्थिति भूमध्य रेखा के दोनों ओर प्रत्येक गोलार्ध में पाई जाती है इसकी। चलिए उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल जोन, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण का जो भाग होता है, यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। तो ये उष्णकटिबंध ये कहाँ पे होता है? तो ये हमारा ये हो गया हमारा ग्लोब, ये इक्वेटर, और यहाँ पे आसपास ये 23.5 डिग्री होती है। ये उत्तर में हो गया, और ये हमारा दक्षिण में हो गया। तो यहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय होता है एरिया, और ये मतलब उत्तरी हो जाएगा वो, और ये दक्षिणी हो जाएगा, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखिए ये ट्रॉपिकल जोन हमारा, ये हमारा इक्वेटर हो गया, और ये ट्रॉपिकल जोन, ठीक। ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया, ठीक है। और क्या है? उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन, ये क्या है? 23.5 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है, मतलब कुछ महीने अधिक रहेगा ताप, कुछ महीने कम हो जाएगा, वो हमारी सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। उपोष्ण कटिबंध में वो 23.5 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए तो ये हमारा ट्रॉपिकल जोन हो गया था, एक सेकेंड रुकिए। ये हमारा हो गया था इक्वेटर, ये ट्रॉपिकल जोन, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री होती है। और
इसके आसपास यहाँ पे ये 45.5 डिग्री के आसपास होता है। ये 45.5, तो इसके बीच का जो ये है, तो ये हो जाता है हमारा सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, चलिए रुकिए दोस्तों। हम्म, अब शीतोष्ण कटिबंध ये कहाँ होता है? तो 45 डिग्री से 66.5 उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। सूर्य कभी भी सिर के ऊपर लंबवत नहीं चमकेगा, यहाँ हमेशा तापमान कम ही रहता है, और कम तापमान की वजह से यहाँ सर्दी हमेशा बनी रहती है। अब ध्रुवीय कटिबंध को देखते हैं, पोलर जोन। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है। सूर्य कभी भी धरातलीय सतह पर 47 डिग्री से अधिक का कोण नहीं बनाता वहाँ पे, तो वो ध्रुवीय कटिबंध मतलब पोलर जोन पे आ जाता है। ऊपर होगा उत्तरी पोलर और पोलर, और नीचे होगा दक्षिणी पोलर। ठीक है, चलिए सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, परंतु हर एक अमावस्या को नहीं होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में और वहां से सूर्य नहीं दिखाई देता है, जब सूर्य का आंशिक भाग नहीं दिखाई देता है, तो उस खंड को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। समझ गए? इसमें कुल मिला के ये है कि ये सूर्य ग्रहण है हमारा, तो ये चंद्रमा बीच में आ जाएगा, और जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो पृथ्वी हमारे बीच में आ जाएगी। ठीक है, चंद्र ग्रहण में, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, परंतु हर पूर्णिमा को नहीं होता है। इसका कारण पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में लगभग 5 अंश का झुकाव है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। समझ गए? तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी हमारे बीच में आएगी, और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है। समुद्र में ज्वार भाटे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आते हैं, और अधिकतम चंद्र ग्रहणों में चंद्रमा का रंग लाल सा हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, अच्छे हैं। और पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग ये कितनी देर का होता है? तो 1 घंटे 40 मिनट का होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो ये हमारा अगला दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो बताइए, आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो तो हमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम आपको सोल्यूशन उसका बताएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो पाने के लिए। अब इसके आगे हम टॉपिक लगातार कराते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।